Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you a new topic, that is a role of conflict and coherence in socialization. हम लोगों ने socialization में बात की है education और culture का क्या रोल है, family और school का क्या रोल है, अब conflict और coherence का क्या रोल है. देखिए, समाज कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें conflict ना हो. कोई भी दुनिया भर में ऐसा समाज नहीं है जहाँ पे सब वर्ग एक समान सामंजस्यपूर्ण तरीके से नहीं, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट है और कोहेरेंस भी है. तभी तो हर समाज चल रहा है, वरना समाज खत्म हो जाएगा अगर कोई तरीके का कोहेरेंस नहीं होगा. तो ये कॉन्फ्लिक्ट और कोहेरेंस मिलके एक सोशल डायलेक्टिक बनाते हैं. ऑपोजिंग है ना, कॉन्फ्लिक्ट आप में झगड़ा द्वंद है, कोहेरेंस जुड़ाव है. तो ये दोनों कैसे, जो कॉन्फ्लिक्ट और कोहेरेंस है, ये जो दोनों एक दूसरे से विरोधात्मक बल हैं, ये किस प्रकार ह्यूमन आइडेंटिटी और सोसाइटी को शेप देते हैं, ये हमको आपसे डिस्कस करना है, जो कि आपके सिलेबस में है. और एज यूजुअल आपको ये नहीं मिलेगा आपकी किताबों में कि कॉन्फ्लिक्ट और कोहेरेंस का सोशलाइजेशन में क्या रोल है. तो शुरू करते हैं. सोशलाइजेशन है क्या? इज एन एक्टिव निगोशिएटेड रियलिटी, यानी कि हम सतत उसमें कार्यरत रहते हैं. हम पैसिव इंडिविजुअल की तरह समाज में नहीं रहते. हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, हम कुछ ना कुछ एक्ट करते हैं, हम कुछ ना कुछ अपने व्यूज रखते हैं. और निगोशिएटेड है, यानी कि हम बिल्कुल अपने मन से नहीं रहते हैं समाज में. हमको निगोशिएशन करना पड़ता है कि अच्छा ये है, रियलिटी चेक है, हमको ऐसे रहना है, ये वैल्यू फॉलो करनी, ये नॉर्म्स फॉलो करने. तो निगोशिएटेड रियलिटी है, एक्टिव एंड निगोशिएटेड रियलिटी. तो इल्यूजन क्या है? ये भ्रम है कि सोशलाइजेशन एक स्मूथ लीनियर प्रोसेस है. नहीं, स्मूथ नहीं है समाजीकरण. कई बार हमारा मन कुछ और कहता है, समाज कुछ और कहता है, हमें अपना मन मार के समाज के हिसाब से चलना पड़ता है. लीनियर भी नहीं है कि एकदम रेखीय प्रक्रिया, नहीं, लीनियर नहीं है. ऑफ पैसिव कंडीशनिंग, पैसिव भी नहीं है, आपको इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है. तो ये इल्यूजन है, ये भ्रम है कि सोशलाइजेशन एक स्मूथ लीनियर प्रोसेस है, पैसिव कंडीशनिंग की प्रोसेस है, जो कि एक बायोलॉजिकल इंडिविजुअल को एक सोशल बीइंग बनाती है. भाई, हम सामाजिक कब बनते हैं? जब हमारा सामाजिककरण हो जाता है. पर रियलिटी क्या है? इट इज एन एक्टिव लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ड्रिवन साइमल्टेनियसली बाय टेंशन एंड इंटीग्रेशन. ये एक क्रियाशील प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है. और ड्रिवन किसके द्वारा ड्राइव की जाती है? टेंशन यानी कि कॉन्फ्लिक्ट, और इंटीग्रेशन यानी कि कोहेरेंस. यानी कि कॉन्फ्लिक्ट और कोहेरेंस साइमल्टेनियसली मिलता है, तभी जाके सोशलाइजेशन होता है. तो अगर थियोरेटिकल स्पेक्ट्रम की बात करें सोसाइटल फॉर्मेशन की, तो तीन पर्सपेक्टिव हमको समझ में आते हैं. एक फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, जो कि इमील दुर्खीम का है. देखिए, हम लोग प्योर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है, लेकिन हमको एजुकेशनल सोशियोलॉजी में इतनी सोशियोलॉजी तो आनी ही पड़ेगी, हमको सीखनी ही पड़ेगी, बिना इसके काम नहीं चलेगा. फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कह रहा है इमील दुर्खीम का? कि सोसाइटी रिक्वायर्स ऑर्डर. सोसाइटी को एक क्रम चाहिए होता है, एक श्रेणी चाहिए होता है, एक ऑर्डर चाहिए होता है, एक मॉरल रेगुलेशन चाहिए होता है, और कंसेंसस चाहिए होता है. यानी कि हमको बातचीत करके एक मत होना पड़ता है, तभी हम काम चला सकते हैं. विदाउट इट एनोमी अकर्स. अगर ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? एनोमी हो जाएगा. एनोमी का मतलब नॉर्मलेसनेस, मतलब ऐसा समाज बन जाएगा जिसमें कोई नॉर्म ही नहीं है, कोई मानक ही नहीं है. तो ये फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कह रहा है कि समाज को ऑर्डर चाहिए, नैतिक नियम चाहिए, और कंसेंसस चाहिए. सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वाले क्या कह रहे हैं? सोशलाइजेशन रिक्वायर्स बोथ द निगोशिएशन ऑफ मीनिंग एंड शेयर्ड सिंबल्स. मतलब फंक्शनलिस्ट के हिसाब से सब सही सही है, मतलब सब कुछ कोहेरेंस की बात कर रहे हैं. लेकिन और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले क्या कह रहे हैं? इसको बीच में लाते हैं. पहले फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ये कह रहे हैं कि हमको कोहेरेंस चाहिए. कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है? कि सोसाइटी इज मार्क्ड बाय इनइक्वालिटी एंड डोमिनेशन. कार्ल मार्क्स इसके प्रणेता हैं, और ये कह रहे हैं कि सोसाइटी में असमानता होती ही है, कोई ना कोई ऊपर होता है, कोई ना कोई नीचे होता है, प्रभुत्व होता ही है. एजुकेशन एक्ट्स एज आइडियोलॉजिकल कंट्रोल, और एजुकेशन इसमें एक हिडन करिकुलम के माध्यम से कंट्रोल करता है. लेकिन इन दोनों को मिला दीजिए तो बनता है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म. और इसको मानने वाले कहते हैं कि सोसाइटी को दोनों चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट भी चाहिए, कॉन्फ्रेंस भी, कोहेरेंस भी चाहिए, तब जाके एक प्रॉपर सोशलाइजेशन होता है. तो सोशलाइजेशन रिक्वायर्स बोथ द निगोशिएशन ऑफ मीनिंग यानी कि कॉन्फ्लिक्ट, एंड शेयर्ड सिंबल्स यानी कि कोहेरेंस. तो ये इसका थ्योरेटिकल स्पेक्ट्रम हुआ. अब आते हैं पुश एंड पुल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन. देखिए, जो कोहेरेंस है वो हमें क्या दे रहा है? पुल दे रहा है, यानी कि कंसिस्टेंसी दे रहा है. हम सतत रूप से इंटीग्रेशन, जुड़ाव, हार्मनी, सामंजस्य, है ना, सौहार्द, अलायंस, बिलीफ्स, वैल्यूज, रोल्स एंड बिहेवियर प्रोड्यूसेस इंटरनल प्लस सोशल इंटीग्रेशन. तो इन सबसे हमें आंतरिक और सामाजिक एकीकरण मिल रहा है, जब हम समाज के मूल्यों के हिसाब से, नियमों के हिसाब से, व्यवहारों के हिसाब से, विश्वासों के हिसाब से काम करते हैं. तो और ये सब हमको कहां से मिल रहा है? कोहेरेंस से. लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्या कर रहा है? एक डिसोसिएटिव प्रोसेस है. एक एक एसोसिएटिव जोड़ना, डिसोसिएटिव
तोड़ना एक ऐसी प्रोसेस है जो कि इनइक्वालिटी और कंपटीशन में निहित है, यानी कि असमानता और प्रतियोगिता में मैनिफेस्ट एज क्लैशेस ऑफ इंटरेस्ट, वैल्यूज और रोल्स, है ना। और ये हमें कब दिखाई देती है? जब हमें दिखाई देता है रुचियों का टकराव, मूल्यों का टकराव, भूमिकाओं का टकराव। और ये हमें, और इसके उदाहरण क्या है? जैसे इंटरजेनरेशनल टेंशन, माता पिता को कुछ सही लगता है, बच्चों को कुछ और सही लगता है। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, तो ये है इंडिविजुअल को कोहेरेंस भी है, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रेशन, हार्मनी के रूप में, और उसको कॉन्फ्लिक्ट भी है इनइक्वालिटी और कॉम्पिटेंस के कंपटीशन के हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं कोहेरेंस का रोल क्या है। कोहेरेंस का रोल है कि ये एक साइकोलॉजिकल और सोशल एंकर की भूमिका में है। ये हमें क्या क्या देता है? ये हमें आइडेंटिटी और सिक्योरिटी देता है, यानी कि हमारा अस्तित्व और सुरक्षा का भाव कोहेरेंस से आता है। ये हमको सेल्फ कंसिस्टेंसी देता है, हमारी एंग्जाइटी, कंफ्यूजन और स्ट्रेस को घटाता है। हमको एक सोशल ऑर्डर देता है, क्योंकि हम शेयर्ड नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, तो एक हमको एक सामाजिक क्रम में है। ये हमको प्रेडिक्टेबल बिहेवियर देता है, और इट्स इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग और कोऑपरेशन के लिए जरूरी है। भाई कोई सामाजिक ऑर्डर होगा तभी तो काम होगा। और हमें क्या देता है? मॉरल एंड कल्चरल कंटिन्यूटी, यानी कि नैतिक और सांस्कृतिक सततता देता है। इंश्योर्स इथिकल इंटरनलाइजेशन एंड द सीमलेस ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर अक्रॉस जनरेशंस, मतलब कंटिन्यूटी, कल्चर की सततता चली आ रही है पीढ़ियों से, ये हमको कोहेरेंस से मिलती है। लेकिन अगर ये एक्सट्रीम हो जाए, नेगेटिव एक्सट्रीम हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? विदाउट बैलेंस, एक्सेस कोहेरेंस फोर्सेस रिजिड कन्फॉर्मिटी एंड सोशल स्टैग्नेशन। अगर हम एक्सट्रीम कोहेरेंस, मतलब कहीं कोई टकराव है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? जब एक्सेस कोहेरेंस भी गड़बड़ करती है, ये एक रिजिड कन्फॉर्मिटी दे देगी, और सोशल स्टैग्नेशन, यानी कि कोई चीज डायनेमिक है ही नहीं, जो जैसे है वैसे ही चला आ रहा है, तो स्टैग्नेशन आ जाएगा समाज में। इस यानी कि कोहेरेंस की भी एक्सट्रीम अगर होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट हमें क्या कह देता है? कॉन्फ्लिक्ट की भूमिका क्या है? ऑपरेट्स एज ए इंजन फॉर स्ट्रक्चरल चेंज, यानी कि संरचनात्मक परिवर्तन के लिए ये इंजन का काम करता है। कैसे? क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट हमको ये प्रश्न देता है सोचने के लिए, हु एम आई एंड व्हाट डू आई बिलीव, है ना। यानी कि जेंडर रोल्स के लिए, या किसी भी रोल के लिए, किसी भी भूमिका के लिए हमें पूछना होता है कि मैं कौन हूँ, और क्या, मतलब मुझसे क्या अपेक्षित है, या मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ कि नहीं। यानी कि चेतना में आपकी क्रिटिकल थिंकिंग देता है। एजेंट ऑफ चेंज है, challenges oppressive structures and outdated norms, जो आउटडेटेड नॉर्म्स हो गए हैं भाई। कोहेरेंस में अगर है एक्सेसिव स्टैंडर्डाइजेशन, एक ही तरीके से चला आ रहा है, यानी कि हम कभी किसी नॉर्म को चेंज ही नहीं करेंगे। लेकिन कोई आउटडेटेड नॉर्म है, जैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट में आया, जैसे दलित असर्शन में आया, तो ये ऑपरेसिव स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए भी हमको, ऑपरेसिव स्ट्रक्चर को चैलेंज करता है कॉन्फ्लिक्ट। स्किल एक्विजिशन देता है हमको, कौशल अधिग्रहण है। टीचर्स टीचर्स प्रैक्टिकल नेगोशिएशन, प्रायोरिटाइजेशन एंड एडेप्टेशन थ्रू एक्सपोजर, थ्रू प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी। और अगर ये नेगेटिव हो जाए, यानी कि ये अच्छी बात है, हमको क्रिटिकल, मतलब बैलेंस्ड अप्रोच में कॉन्फ्लिक्ट भी अच्छा है, कि हमको क्रिटिकल कॉन्शियसनेस आ रही है, हम सोच रहे हैं कि हमारा क्या रोल है, हमें क्या करना चाहिए, हम आउटडेटेड नॉर्म्स को चैलेंज कर रहे हैं, हम नए नए कौशल सीख रहे हैं। लेकिन अगर नेगेटिव हो जाए, तब बैलेंस ना रहे, संतुलित ना रहे कॉन्फ्लिक्ट, तो ये क्या करेगा? एक्सेसिव कॉन्फ्लिक्ट डिसॉल्व शेयर्ड रियलिटी, रिजल्टिंग इन सिस्टमिक केओस। केओस हो जाएगा, हम रियलिटी को डिसॉल्व कर देंगे अगर कॉन्फ्लिक्ट एक्सट्रीम में हो गया तो, ठीक है। अच्छा, अब सोशलाइजेशन के लिए दोनों चाहिए, डुअल एनाटॉमी ऑफ द सोशलाइजेशन प्रोसेस। कॉन्फ्लिक्ट भी चाहिए और कोहेरेंस भी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट का नेचर क्या है? डिस्ट्रक्टिव, तोड़ने का है। कोहेरेंस का जोड़ने का है। फंक्शन कॉन्फ्लिक्ट क्या है? चेंज, उसको परिवर्तन लाना है। कोहेरेंस को स्टेबिलिटी लानी है। चेंज, जब हम डिसरप्शन करेंगे, जब चेंज करेंगे, तो समाज में क्या आएगा? नवाचार आएगा, कुछ नया आएगा। इनोवेशन, कॉन्फ्लिक्ट का आउटकम क्या है? इनोवेशन, जबकि कोहेरेंस का आउटकम क्या है? सततता बनी रहेगी। और सोशलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट, सोशलाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट का रोल क्या है? नॉर्म्स को क्वेश्चन करना। हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों है, ये क्यों ऐसा चला आ रहा है, पीढ़ियों से चला आ रहा है, ये आउटडेटेड हो गया है, इसको बदलते हुए वक्त के साथ बदल देना चाहिए। जबकि कोहेरेंस का सोशलाइजेशन में रोल है कि ये नॉर्म्स को इंटरनलाइज कराता है, कि ये मानक है, आपको ये मानना है। तो की इनसाइट यहाँ से क्या मिल रही है? अंतर्दृष्टि क्या मिल रही है? कि दीज आर नॉट ऑपोजिट्स बट इनहेरेंटली कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेस। ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि दोनों ही जरूरी हैं सामाजिकरण के लिए। अब डायलेक्टिक ऑपरेट्स एज एन इन्फिनाइट रीजनरेटिव लूप। मतलब ये जो डायलेक्ट, ये जो कॉन्फ्लिक्ट और कोहेरेंस का डायलेक्टिक है, कैसे करता है? स्टेप वन क्या है? कॉन्फ्लिक्ट चैलेंजेस एस्टैब्लिश्ड सोसाइटल नॉर्म्स। कॉन्फ्लिक्ट ने जो चैलेंज किया, जो व्यवस्थित एस्टैब्लिश्ड सामाजिक मानक सालों पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, उसको इसने चैलेंज किया। तो दूसरा स्टेप क्या हुआ? टेंशन जनरेट हुआ। टेंशन ने क्या किया? निगोशिएशन एंड डिसमेंटलिंग ऑफ आउटडेटेड सिस्टम, यानी कि एक टेंशन जनरेट हुआ, और इसने फिर निगोशिएशन का क्या मतलब होता है? कि बातचीत करके जो चैलेंज, जो हमने जो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको जो
राइज हुआ है उसको कम करेंगे, है ना। और स्टेप 3 में आप कोहेरेंस की भूमिका आएगी कि कोहेरेंस इंटीग्रेट्स एंड स्टेबलाइजेस द न्यूली फॉर्म नॉर्म्स, जो नया नॉर्म निकल के आया है उसको कोहेरेंस इंटीग्रेट करेगा कि नहीं नहीं ठीक है, ये बात सही कह रहे हैं, ये चीजें अब बदल जानी चाहिए। और स्टेप 4 में क्या आएगा, न्यू स्टेबिलिटी इवेंचुअली ब्रीड्स न्यू इनइक्वालिटीज ट्रिगरिंग कॉन्फ्लिक्ट अन्यू, यानी कि यहाँ पे अब नया स्थिर स्थायित्व तो आता है लेकिन साथ साथ नई असमानताएं भी आती हैं और फिर कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है, फिर टेंशन निकलता है, फिर कोहेरेंस के रोल है, फिर नई स्टेबिलिटी, नया कॉन्फ्लिक्ट और फिर कॉन्फ्लिक्ट, ये क्रम है, एक लूप है रीजनरेटिव ऐसे, है ना, द डायलेक्टिक। फिर आइडेंटिटी फॉर्म्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ कॉग्निटिव एंड सोशल डिमांड्स, ये कह रहे हैं कि हमारी आइडेंटिटी कहाँ बनती है, जो हमसे जो अपेक्षाएं हैं, जो डिमांड है व्यक्ति से कॉग्निटिव लेवल पे और सोशल लेवल पे, उसी के इंटरसेक्शन से, यानी कि उसी के एक दूसरे में टकराव से, उसी के एक दूसरे में अंतर्भेदीकरण से हमारा अस्तित्व का निर्माण होता है। जैसे कॉग्निटिव कोहेरेंस का क्या मतलब है, इंटरनल ड्राइव फॉर पर्सनल बिलीफ अलाइनमेंट। भाई अगर हम किसी विश्वास को, मानक को मान रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा कॉग्निशन भी इसमें इन्वॉल्व है, तो ये इंटरनल ड्राइव है। और द फ्रिक्शन, और ये सोशल कंफर्मिटी है, द एक्सटर्नल प्रेशर इम्पोज बाय सोसाइटी, सोसाइटी कह रही है हमको ये मानना है, और कॉग्निटिव कोहेरेंस क्या है, हमारा इंटरनल ड्राइव। तो इनके बीच में क्या काम कर रहा है, इनके बीच में काम करता है फ्रिक्शन बिटवीन व्हाट एन इंडिविजुअल इंटरनली बिलीव्स एंड व्हाट सोसाइटी एक्सटर्नली डिमांड्स, प्रोड्यूसेस रेडिकल बिलीफ चेंज, सोसाइटल पोलराइजेशन एंड अल्टीमेटली डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फॉर्मेशन। भाई हमसे समाज ये चाह रहा है, हमारा मन ये चाह रहा है, तो उन दोनों का टकराव होगा और फिर एक्चुअली वो निकल कर आएगा, या तो हम सोसाइटी के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, या हम अपने मन को मतलब कि कंट्रोल करते हैं कि हमको इस तरह से अपने आप को टर्न आउट करना है, अपने आप में मॉडिफिकेशन करना है, और अल्टीमेटली हमारी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी का निर्माण इसी तरह से होता है, कॉग्निटिव कोहेरेंस और सोशल कंफर्मिटी। ये एक्सटर्नल प्रेशर इम्पोज किया जा रहा है सोसाइटी के द्वारा, और ये हमारे अंदर चल रहा है, इंटरनल ड्राइव फॉर पर्सनल बिलीफ अलाइनमेंट, यानी कि हम अपने बिलीफ से कैसे अलाइन करें, अपने बिलीफ के हिसाब से कैसे काम करें, ये कॉग्निटिव कोहेरेंस है। तो एरिनाज ऑफ डेली सोशल निगोशिएशन में क्या है, फैमिली, एजुकेशन और पीयर ग्रुप, सब में कॉन्फ्लिक्ट चलता है। देखिए फैमिली में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरजनरेशनल गैप, है ना, वर्टिकल वैल्यू ट्रांसमिशन एंड इमोशनल बिलोंगिंग, माता पिता और बच्चों के मूल्यों में अंतर है, ये कॉन्फ्लिक्ट है। एजुकेशन में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, हिडन करिकुलम एंड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। अच्छा, इसका कॉन्फ्लिक्ट इंटरजनरेशनल गैप है, और उसका कोहेरेंस है वर्टिकल वैल्यू ट्रांसमिशन एंड इमोशनल बिलोंगिंग। चाहे जितना भी हमारे में कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन हम एज ए फैमिली जुड़े रहते हैं, कि हमारे अंदर इमोशनल बिलोंगिंग होती है। उसी तरह से एजुकेशन का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, हिडन करिकुलम, है ना, जो करिकुलम में नहीं है लेकिन हमें पढ़ाया जा रहा है, वैल्यू सिस्टम, बिलीफ, नॉर्म्स, हम लोगों ने हिडन करिकुलम की बहुत बार बात की है। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी मिलती है एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन कोहेरेंस फिर भी है कि हम इंस्टीट्यूशन वाइज डिसिप्लिन में रहते हैं, एक नेशनल आइडेंटिटी का निर्माण होता है। और पीयर ग्रुप के रूप में कॉन्फ्लिक्ट क्या है, दी प्रेशर टू कंफर्म वर्सेस द ड्राइव फॉर इंडिविजुअलिटी। हमको कई बार अपनी इंडिविजुअलिटी को छोड़ के ग्रुप के हिसाब से काम करना पड़ता है, प्रेशर है कि भाई सब लोग ये कर रहे हैं तो करना है ना, द प्रेशर टू कंफर्म वर्सेस द ड्राइव फॉर इंडिविजुअलिटी। लेकिन यहाँ कोहेरेंस क्या है, शेयर्ड बिलोंगिंगनेस, यहाँ भी है भाई, ये हमारा क्लास है, ये हमारा ग्रुप है, ये हमारा बैच है, हम उससे बिलोंगिंगनेस शेयर करते हैं, और एक सॉलिडेरिटी यानी कि एकता का भाव भी होता है। तो ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट और कोहेरेंस साथ साथ चलते हैं, बता रहा है सोशल निगोशिएशन, डेली सोशल निगोशिएशन। भाई या तो हम परिवार में हैं, या समाज शिक्षा मतलब अपने स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय में है, या हम दोस्तों के साथ है, तीन ही तरीके के हमारे एक एनवायरनमेंट होता है। तो सब में कॉन्फ्लिक्ट भी है और कोहेरेंस भी है। तो इंजीनियरिंग द बैलेंस इन कंटेम्प्रेरी पॉलिसी, तो सिंथेसिस जोन जोड़ दिया हमने, क्या है, ग्लोबलाइजेशन, द टेंशन बिटवीन कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट एंड द इमर्जेंस ऑफ हाइब्रिड ट्रांसनेशनल आइडेंटिटीज। भाई ग्लोबलाइजेशन ने भी तो एक टेंशन अराइज किया ना, कि कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब कि किसके किसके बीच में, हमारा कल्चर ये कह रहा है लेकिन ग्लोबल कल्चर ये कह रहा है, तो दोनों के बीच में टेंशन है ना, टेंशन बिटवीन कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट एंड द इमर्जेंस। तो उससे क्या हुआ, हाइब्रिड आइडेंटिटी जनरेट हो गई है। हाइब्रिड का क्या मतलब होता है, जब दो संकर, जब दो जोड़ दिए जाते हैं, तो हमने अपने कल्चर में ग्लोबल कल्चर जोड़ दिया है, ठीक है। और एजुकेशन, एनईपी 2020, देखिए आजकल कोई भी बात होगी तो एनईपी 2020 के कंटेक्स्ट में ही होगी, कि मॉडर्न करिकुलम मैंडेट द इंटेंशनल डिजाइन ऑफ बोथ फोर्सेस। एनईपी 2020 भी कह रहा है कि जो हम आधुनिक करिकुलम बनाएं, उसमें ये मैंडेट डालें, मतलब उसमें जरूरी कर दें कि हमको दोनों जोड़ने, क्या जोड़ने, फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, द यूटिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अलोंगसाइड फाउंडेशनल वैल्यू एजुकेशन। देखिए वैल्यू एजुकेशन की बात कर रहा है
एनईपी आपका, और क्रिटिकल थिंकिंग की भी बात कर रहा है। तो वैल्यू एजुकेशन क्या है? कोहेरेंस है, यानी कि जो स्टैब्लिश नॉर्म है आपको उसको मानना है। और क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि आपको कुछ आउटडेटेड नॉर्म्स, आपको कुछ चैलेंज, मतलब इस तरीके का सप्रेशन है, उसको चैलेंज करना है। तो ये एक बैलेंस करना है हमको कॉन्फ्लिक्ट और कोहेरेंस का, तभी प्रॉपर सोशलाइजेशन होगा। यही बात कह रहे हैं कि द नेसेसिटी ऑफ डायनेमिक बैलेंस, यानी कि एक गतिशील संतुलन की आवश्यकता है। ए हेल्दी सोसाइटी डज नॉट सीक टू एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्ट। एक स्वस्थ समाज वो नहीं होता है जिसमें कोई द्वंद्व नहीं है। एक स्वस्थ समाज वो है जो कॉन्फ्लिक्ट को कोहेरेंस में तब्दील कर दे। इट सीक्स टू ट्रांसफॉर्म कॉन्फ्लिक्ट इनटू कोहेरेंट सोशल डेवलपमेंट। तब जाके आप प्रॉपर आपका आइडेंटिटी फॉर्मेशन होगा और प्रॉपर आपका सामाजिकरण होगा। ओके, खत्म। ओके, सो थैंक यू ऑल। इट्स ए टिपिकल टॉपिक, क्योंकि दूर से देखने पर लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट और कोहेरेंस तो विरोधाभासी हैं, लेकिन एक्चुअली ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं और दोनों ही ज़रूरी हैं सोशलाइजेशन के। किस लिए, किस तरह ज़रूरी है? फैमिली में, एजुकेशन में, पीयर ग्रुप के साथ कैसे उनका बैलेंसिंग ज़रूरी है, कौन कौन से पर्सपेक्टिव है। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कह रहा है कोहेरेंस चाहिए, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट चाहिए, लेकिन सिम्बॉलिक सिम्बॉलिक इंटरेक्शन ना, इंटरेक्शन जब होगा तभी प्रॉपर सोशलाइजेशन होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट और कोहेरेंस का साथ आना सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म इसके पीछे का था थ्योरेटिकल फाउंडेशन है। ओके, so I have completed this very tricky topic for you, and all the best for your examination, because your examinations are near. Okay, so thank you.